तो हम लोग क्या देखे कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो हमको इक्वेशन 2.54 से मिल गया, लेकिन विदाउट गिविंग एक्सप्लिसिट रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी एंड पोलराइजेशन पी। लेकिन जब पोलराइजेशन होता है ना, तो हम लोग ये देख चुके, ऊपर में पढ़ चुके कि पोटेंशियल जो है यानी कि इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी जो है वो हमारा होता है वेक्टर फॉर्म में, पोलराइजेशन यूनिट वेक्टर अलोंग दैट अलोंग दिस सरफेस परपेंडिकुलर, है ना। तो यूनिट वेक्टर हो गया आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस, और एबव इक्वेशन को हम लोग फिर, ये ट्रू है किसी भी शेप के लिए, किसी भी शेप के डाइइलेक्ट्रिक के लिए, हाँ, ये जो इक्वेशन है। तो P हमारा क्या होता है, P पोलराइजेशन है, P इज अलोंग नॉर्मल at the right surface and opposite to normal on the left surface। याद है ना वो ऐसा वाला, इधर इधर है, इधर अपोजिट है, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो अब अगर हम लोग इसको द राइट सरफेस इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना, पॉजिटिव, एंड लेफ्ट सरफेस नेगेटिव। तो अब इसका डिस्कशन तो अब हम लोग इक्वेशन को जो इलेक्ट्रिक फील्ड का था उसको हम लोग इस फॉर्म से भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे अभी इक्वेशन हम लोग क्या देखे थे, सिग्मा पी माइनस एप्सिलॉन, है ना। अब जब हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो सिग्मा पी को हम लोग क्या लिखेंगे, पी वेक्टर डॉट एन, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। अब इसको जैसे ही यहाँ रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो गया यूनिट वेक्टर सिग्मा माइनस पी एन कैप अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा एक्चुअल ऐसा है, ये बोल्ड लेटर में है, तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में समझेंगे। तो इससे अब हमको देखो एक रिलेशन मिल गया, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ई डॉट एन कैप इक्वल टू सिग्मा पी वेक्टर एन कैप। अब इसको इधर भेज दो तो हमारा क्या मिल गया, एप्सिलॉन ई वेक्टर एन कैप प्लस पी वेक्टर एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर माइनस सिग्मा। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, तो हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस पी डॉट यूनिट वेक्टर सिग्मा, ठीक है। तो हमारा इस सिग्मा को अब हम लोग बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे डी वेक्टर से, है ना। तो हमारा अब ये फॉर्मूला याद रखेंगे, डी वेक्टर इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर, है ना। और ये अपना यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर। तो आप हम लोग याद रखेंगे कि डी वेक्टर यूनिट वेक्टर, अब इसकी जगह पर डी को रख दो तो बन गया हमारा इक्वेशन कैसा, ऐसा। इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब वेक्टर फॉर्म में डेटा दिया रहेगा, तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, है ना। अब सिग्निफिकेंस ऑफ दी इज दिस, इन वैक्यूम ई इज, कह रहा है कि इसका महत्व क्या है डी का,
कि वैक्यूम में ये रिलेटेड होता है फ्री चार्ज डेंसिटी से, और जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसमें आ जाता है तो इसका रोल हो जाता है किसका, डी का, है ना। तो ई का रोल कब होता है, जब फ्री चार्ज डेंसिटी होता है, यानी कि उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक्स नहीं होता है, तब कौन रोल करता है, ई। लेकिन जैसे ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स डाल देते हैं बीच में, तो अब कौन रोल शुरू कर देता है, ई की जगह पर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब याद रखेंगे कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए डी एंड डी नॉट ई, है ना, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्री चार्ज डेंसिटी। ये भी एक पॉइंट हो गया कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, तो अब P जो हो गया, अब दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही होगा क्योंकि दोनों नॉर्मल है ना। तो P एंड E हैव सेम डायरेक्शन, ऑल थ्री वेक्टर्स आर पैरेलल, P, D और E तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये सब याद रखने का। अब अगर हम रेशियो निकालना चाहें कि क्या है, तो ये हमारा रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डी एंड ई। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब ऐसा है ना, ये क्या होगा, सिग्मा एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा पी। अब ये आपस में कट कुट के क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन के। तो याद रखना है कि जैसे ही डाइलेक्ट्रिक हम लोग डाल देते हैं तो ई हमारा बढ़ जाता है कितना टाइम, एप्सिलॉन नॉट के ई, है ना, इतना बढ़ जाता है। ये फॉर्मूला भी याद रखना है कि जब हम लोग पैरेलल प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक्स फील कर देंगे के का, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बन जाएगी क्या, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, है ना, और वो होगा इतना। ठीक है, और P अगर निकालना होगा यानी कि पोलराइजेशन, तो वो होगा हमारा D माइनस एप्सिलॉन E। ठीक है, अब इसमें ई के जगह डी के जगह पर रख दो ये वाला फॉर्मूला, तो हो गया एप्सिलॉन के ई माइनस एप्सिलॉन। अब ई कॉमन दिख रहा है, एप्सिलॉन और ई कॉमन है तो दोनों को कॉमन ले लो। दरवाजा बंद कर दे रहे हैं, हम बंद करना भूल गए। ठीक है, ये अपना हो गया पोलराइजेशन ना। तो इस वजह से अब हम लोग एक और फार्मूला है, के माइनस वन को हम लोग क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या बोलते हैं, कापा ई। इसका नाम है कापा, एक्स नहीं समझना है ना, कापा ऐसे लिखाता है। तो कापा हमारा हो गया के माइनस वन, यानी कि अब हम लोग इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, कापा ई वेक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया रहेगा तो उसमें से वन माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अब इसी फार्मूले पर बेस सवाल है। हम जानते हैं कि न्यूट्रल फॉर्म में ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V नॉट बाई डी। अब कह रहा है कि एक स्लैब है मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के
है ना, have same area as the plates of parallel plate capacitor but has thickness 3/4D. D is the separation of plates, है ना। जो प्लेट बता रहा है कि प्लेट का ये जो थिकनेस है ये कितना है 3/4 इंटू डी, यानी कि डी इज द सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। ये डी है तो इसका 3/4 इंटू डी थिकनेस है। तो कहता है हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स ना। अगर एक स्लैब को हम लोग इंसर्ट कर दें, ठीक है, ये जो स्लैब नहीं, ये अब इस स्लैब को इसके बीच में अगर डाल दें, है ना, ऐसे, जिसका एरिया इतना है थिकनेस, है ना, तो क्या होगा। तो हमको मालूम है कि के टाइम्स बढ़ जाता है ना। तो वही बोल रहा है कि हम लोग इनिशियली मान लिए कि वैक्यूम के केस में हमारा E नॉट इक्वल टू V नॉट अपॉन D होता है, ठीक है। जब कोई डाइलेक्ट्रिक्स नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट हो, तो अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर देते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स घट जाता है, K टाइम्स घट जाता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा, बोलो। जो बचा हुआ पोर्शन है 1/4 पार्ट डी, उसके वजह से पोटेंशियल, और जो स्लैब है उसके वजह से पोटेंशियल। तो स्लैब हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है E इंटू डी, है ना। तो अब देखो यहाँ पर दो पार्ट बन गया, ये अपना स्लैब है ना, तो इसके वजह से पोटेंशियल, ये अपना 3/4 है तो ये कितना बचा 1/4 डी, है ना। ये 3/4 है तो वो 1/4 बचा, ठीक है। तो इसके वजह से अब डी का वैल्यू यहाँ पर कितना लेंगे हम 1/4 डी, और यहाँ पर डी का वैल्यू कितना लेंगे 3/4 डी। अब इसके लिए E1 अगर हम मान लें तो इसके लिए हमारा ये नॉर्मल है, यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक्स नहीं। जब कोई डाइलेक्ट्रिक्स नहीं तो सिंपल E नॉट इंटू डी, मतलब लेंथ है हमारा 1/4 डी। और जब डाइलेक्ट्रिक्स है तब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया, के टाइम्स चेंज हो घट जाता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे E अपॉन के और लेंथ अपना 3/4 डी। इसी दोनों को यहाँ पर V1 रखो, है ना, तो यहाँ पर जोड़ दिया। तो हमारा अब नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया K + 3/4K। किस केस में, जब हम लोग एक स्लैब डाल दिए दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में ऑफ थिकनेस 3/4 डी का, है ना। तो पोटेंशियल हमारा कितना बढ़ जाएगा, इतना टाइम्स, ठीक है। वही यहाँ पर बोल रहा है कि पोटेंशियल डिक्रीजेज बाई इतना फैक्टर, है ना, बाई फ्री चार्ज ऑन द प्लेट। अगर हमको चार्ज निकालना है तो अपना वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, C इक्वल टू Q नॉट अपॉन V, ठीक है। अब अभी V का वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दो, दोनों निकल गया। कैपेसिटेंस कितना घट जाएगा तो इतना, और ये कितना घट जाएगा तो इतना, ठीक है। सब ऊपर वाले क्वेश्चन पर ही बेस्ड है, एक कॉन्सेप्ट पर। अब हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन। तो क्लास 10 में याद होगा रेजिस्टेंस के साथ, है ना, पढ़े थे ना, तो सीरीज, कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े ना।
R1 R2 R3। इस तरीके से अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं प्लस माइनस तो हमारा मिलता है सीरीज, है ना। तो यहाँ पर हमारा ऐसा हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, सीरीज। और रेजिस्टेंस में याद है ऐसा वाला, है ना, ये हम लोग 10 में पढ़े, R1 और फिर पढ़ेंगे अभी, ये 3rd चैप्टर या 4th चैप्टर में आएगा करंट में। अभी तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं ना। तो अब इसमें भी ऐसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जितना मन चाहे उतना। तो अब हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करने के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। तो अब कह रहा है कि कैपेसिटर इन सीरीज, अगर सीरीज में हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। तो करंट के केस में क्या होता है, याद है, थोड़ा सा भी याद नहीं है तुम लोगों को। चलिए तो कोई बात नहीं। अब देखो, चूंकि कैपेसिटर सेम ई का है तो सब में चार्ज होगा हमारा Q माइनस क्यू, पॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज, है ना। अब 2 जोड़े 3 जोड़े 4 जोड़े, चार्ज क्या होगा, सब में कांस्टेंट होगा। चार्ज क्या होगा, सब में कांस्टेंट होगा। तो अब हम जानते हैं C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ये फॉर्मूला हमको मालूम है। तो अब अगर सबका कैपेसिटेंस दिया हुआ है तो इसके अंदर पोटेंशियल कितना होगा, तो V1 इक्वल टू क्यू अपन C1, इसके अंदर कितना होगा, तो V2 इक्वल टू क्यू अपन C2। तो नेट पोटेंशियल अगर हम मान लेते हैं कि नेट कैपेसिटी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर C है, कैपिटल C, है ना, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको ऐसे इक्विवेलेंट समझो EQ, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम नेट पोटेंशियल हमारा क्या हो गया, V1 प्लस V2, दोनों के वैल्यू रख दो, Q अपॉन C1 Q अपॉन C2, Q कॉमन लेके उधर भेज देंगे। तो इससे हमको क्या मिल गया, V अपॉन Q इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। और ये हमारा अब उल्टा है, क्योंकि अगर इक्विवेलेंट होगा तो वो होगा Q अपॉन V, Q अपॉन V मतलब ये नेट, ऐसे यहाँ पर कोई बैटरी लगा हुआ है उसका पोटेंशियल, है ना। अगर यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर दें तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो इसका पोटेंशियल हम लोग मान लिया V, और इसका मोटा मोटी अब इसको ना कन्वर्ट कर दो एक कैपेसिटेंस में, तो वही बोल रहा है कि एक कैपेसिटेंस कितना होगा, CEQ। तो 1 अपॉन CEQ हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला हो गया इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C। उसी तरीके से अगर n होगा तो ये कहाँ तक चला जाएगा, n तक, ठीक है। तो याद रखना है कि जब सीरीज में हम लोग जोड़ते हैं तो चार्ज कांस्टेंट होता है ना, चार्ज कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जैसे उसमें सीरीज में करंट के केस में क्या कांस्टेंट था, अरे करंट कांस्टेंट था, हाँ करंट कांस्टेंट रहता है इसमें, याद है ना वो किरचॉफ्स लॉ, करंट कांस्टेंट होता है ना। इसमें भी पोटेंशियल हर पॉइंट पर अलग अलग होता है ना, V1 इसका V2 इसका V3, है ना, करंट के केस में ये अपना यहाँ से यहाँ तक है, V इक्वल टू IR, याद है ना।
आर इक्वेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका जस्ट उल्टा यहाँ होता है ना। तो अब याद रखेंगे कि अगर पैरेलल में कनेक्ट सीरीज में कनेक्ट किए हैं एक से ज़्यादा कैपेसिटर को, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमारा हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 CN। क्लियर? हाँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये याद रखना है फॉर्मूला। अब उसी तरीके से अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, कौन कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल, है ना। अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ऐसे तो हमारा कांस्टेंट कौन रहेगा, पोटेंशियल, है ना। यहाँ से यहाँ अगर बैटरी ऐसे कनेक्ट करें तो सबके लिए वही हो गया। तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है इस केस में, यानी कि चार्ज अलग अलग होगा। इसके अंदर Q1 चार्ज जाएगा, इसके अंदर Q2 जाएगा, इसके अंदर Q3 जाएगा, है ना। तो सबके अंदर चार्ज अलग अलग हो जाता है। यहाँ देखो पिक्चर में दिखा रहा है, इसमें गया Q1 Q2, इसमें गया Q2 Q1। अगर n सीरीज की है तो Q1 Q2 Q3 Q4 Qn तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो नेट चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn। अब हम जानते हैं कि Q बराबर क्या लिख सकते हैं, C भी, C इक्वेलेंट भी, है ना। और ये हो जाएगा C1 भी, C2 भी, C3 भी, इस तरीके से। तो हमारा C इक्वेलेंट आ गया हमारा C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 CN, ना। तो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अगर पैरेलल में कनेक्ट किया गया है तो इक्वेलेंट क्या होगा, सम हो जाएगा। और वही इलेक्ट्रिसिटी में उल्टा होता है ना। इलेक्ट्रिसिटी में उल्टा होता है, यानी कि ये हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल सेम होता है, यहाँ भी, है ना। और इसमें भी इक्वल टू IR होता है। तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पर क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, करंट। इसके अंदर I1 गया, इसके अंदर I2 गया, इसके अंदर IN गया। तो करंट को जब हम जोड़ेंगे तो वो ऐसा रिजल्ट हमको देगा। फिर से पढ़ेंगे, आज याद दिलाते रहे कि याद रहेगा तो आसानी रहेगा, तो उतना दिमाग नहीं लगाना रहेगा। तो अब सिंपल याद रखना है कि इतना इतना होता है। अब कह रहा है कि माइक्रोफैराड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपेसिटेंस ना, ये C है। कह रहा है कि अ नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स इज कनेक्टेड टू अ 500 वोल्ट सप्लाई, यानी कि ये हो गया अपना V पोटेंशियल। ठीक है। तो कह रहा है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। दूसरा के बी चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं। अब देखो यहाँ से ऐसे गौर से देखो तो क्या दिख रहा है, सीरीज में है ना। और ये तीनों आपस में क्या दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है ना। तो सीरीज में क्या होता है, 1/C, इसको मान लो तो नेट नहीं, इसको मान लो कुछ x मान लो, है ना। ये C1 C2 C3 सबका वैल्यू बराबर है, तो क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब सबकी वैल्यू 10 माइक्रो है, तो ये हो गया एक्चुअली 3/10 माइक्रोफैराड।
है ना। अगर सीधा करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, Cx कितना हो जाएगा 10/3, उल्टा ऐसे लिखाएगा, है ना। तो ये हमारा हो गया इन दोनों का। अब यहाँ पर जब हम आ गए तो क्या देख रहे हैं कि ये अब हमारा स्ट्रक्चर समझो ऐसा बन गया, है ना। ये बैटरी कनेक्ट हो गया 500 वोल्ट वाला, ठीक है। जो पॉजिटिव साइड तो उधर पॉजिटिव चार्ज, जो नेगेटिव साइड तो उधर नेगेटिव चार्ज, याद रखने का। तो अब हो गया इसका हमको Cx मिल गया और इसका C4 है ना। अब ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, इक्विवेलेंट, दोनों ऐड होता है, क्या हो जाएगा Cx प्लस C4, ठीक है। दोनों को जोड़कर निकाल लो, जितना होगा उतना हो गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हमको हर चार्ज में निकालना है सबका चार्ज। तो सब में क्या है कि जिसमें पोटेंशियल जितना रहेगा उसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे। तो अब देखो जो सीरीज में है उसके पास पोटेंशियल कितना है, देखो अब इस सब में पोटेंशियल कितना 500, इस तीनों में, है ना। तो जो एक का चार्ज होगा वही सबका चार्ज होगा। तो एक का चार्ज हम जानते हैं क्या होता है, Q/V = C, है ना। तो इसके अंदर चार्ज कितना होगा, जो इसका ये है कैपेसिटेंस 10 और 500, तो हो गया 500 माइक्रोफैराड वोल्ट। नहीं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रखो, है ना, एक का नहीं इक्विवेलेंट का। तो ये हो जाएगा अपना ये V और C इक्विवेलेंट, V अपना 500 और इक्विवेलेंट हो गया अपना 10/3। सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, और इसमें रहेगा अपना वही 500, ठीक है। 5500 होगा, 500 इंटू 10। ये -3 कैसे आया, म्यू का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁶, है ना। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 5000 माइक्रोफैराड को लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। पावर ऐड होगा बेस से में तो हो गया 10⁻⁻3, ठीक है। इस तरीके से अब इस पर प्रैक्टिस करने की अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से, ये भी कुछ है नहीं, बस वही एनर्जी थोड़ा सा दिमाग लगाने का, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है इतना में, एकदम सब फॉर्मूले को दिमाग में रखो भाई, तो लोग का दिमाग में फॉर्मूला नहीं रह रहा, ठीक है। चलिए शाम में फिर बायोलॉजी और मैथ, ठीक है, अल्लाह।